हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में, फिर क्रोमोसोम एंड माइक्रोबॉडीज के बारे में। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सभी पार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आज का जो टॉपिक हमारा यहाँ से AIPMT 2012 में, नीट 2015 में, 18 में और नीट 2019 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन जो वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा पोर्शन जो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी पोर्शन न्यूक्लियस से। ओके, तो जब हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर देखा था तो वहां पे हमने डिस्कवरीज के बारे में बात की थी कि वहां पर डिस्कवरीज हुई थी। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन लीवन ने लिविंग सेल, और वहां पर लिख रखा था रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर की थी। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाली है न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है वो किसके, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसी की बात करने वाले हैं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। तो यहां पर जो हमारी न्यूक्लियस होती है इसको डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया, 1831 के अंदर जो वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ओके, उसके बाद देखिए, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल होता है, ओके, जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर कुछ मटेरियल जो होता है उसको पहले डाई किया गया। तो जो डाई थी वो कैसी थी, बेसिक थी, एसिडिक नहीं थी, बेसिक थी। तो उस बेसिक डाई से जो न्यूक्लियस का मटेरियल उसको स्टेन किया गया, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया। ओके, और उसके बाद जो है उसको नाम दिया गया क्रोमेटिन। उस मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको नाम दिया गया क्या, क्रोमेटिन। और ये किन्होंने दिया, फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने क्या किया कि न्यूक्लियस जो है उसको डाई किया, बेसिक डाई डाली उसके ऊपर, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा और फिर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मटेरियल्स है और कहा कि ये जो मटेरियल है वो कौन से हैं, क्रोमेटिन है। और जो वो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, फ्लेमिंग थे। ओके, द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स and one or more spherical bodies called nucleoli, singular nucleolus। ये समझते हैं क्या कह रहे चाह रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये करिए इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होती है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 10 चैप्टर, तो वहां पर फेज आती है इंटरफेज, एम फेज जहाँ पे एक्चुअली सेल डिवीजन हो रहा होता है। फिर एम फेज के अंदर अलग 4 फेज आ जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, बट जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था, वो सेल डिवीजन के लिए पूरी प्रिपरेशन कर रहा होता है। ओके, ठीक वैसे ही जैसे आप नीट का एग्जाम दोगे, वो तो एक स्पेसिफिक डेट होगी, उस टाइम को 3 आवर्स में आपका नीट का एग्जाम होगा। बाकी जो टाइम होता है उसके टाइम आप क्या करते हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। ठीक उसी तरह वो स्टेज जहां पे जो है वो एक्चुअली सेल डिवाइड नहीं होता है, सेल पूरा प्रिपेयर हो रहा होता है, आराम से रेस्ट कर रहा होता है, तो वो जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज के अंदर ही अच्छे से जो वो न्यूक्लियस को स्टडी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक्चुअल सेल डिवीजन होने लगता है तो वहां पर माइटोटिक या मियोसिस जो फेज आती है उसके अंदर सबसे पहले आती है प्रोफेज फेज। और प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होती है उसकी मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ जो है वो डिस्क्लोज हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो पूरे सेल के अंदर बिखर जाता है। तो अगर हम अच्छे से न्यूक्लियस को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट फेज जो होती है वो कौन सी होती है, इंटरफेज होती है, जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है एक्चुअली। हाईली एक्सटेंड एंड इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन, उसके अलावा जो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हाईली एक्सटेंड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। उनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो क्रोमेटिन होता है वो डिस्कवर किया था क्रोमेटिन, फ्लेमिंग ने, बेसिक डाइज वगैरह डाल के, तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, तो इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका सेकंड नेम आप दे सकते हो मैट्रिक्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने नाम दिया था ना इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस मैट्रिक्स, इसी तरह न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप इसको, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हो, एक ही बात है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती है, जैसे वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बॉडीज होती है, नॉन मेम्ब्रेनस कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस।
अगर वो न्यूक्लियस में एक से ज्यादा है तो हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलाई। अगर वो प्लूरल के अंदर है तो क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियोलाई। अगर वैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर केवल एक है तो उसको बोल दिया जाता है न्यूक्लियोलस। फिगर 8.11 यहाँ पे दी हुई है, हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर इन्होंने कहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअल में टू मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअल में कितनी होती है, टू मेम्ब्रेन होती है। एक ऐसे इनर मेम्ब्रेन होती है, ओके, और एक उसके बाहर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो हमें ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होती है उसके बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और जो इनके बीच में स्पेस हो जाता है उसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ चुकी होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर होती है न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या होती है, देखिए जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ओके, और ये बीच में इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, कहीं कहीं पर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है। कहीं कहीं पर क्या कर जाती है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है। और जहां पर ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर रहे होते हैं, जहां पे ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं, वहां पर कुछ पोर बन जाते हैं। ओके, कुछ छेद बन जाते हैं और उन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर। तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ चुकी होगी, दो मेम्ब्रेन होती है आउटर इनर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस समझ में आ चुका होगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस। न्यूक्लियर पोर समझ में आ चुका होगा, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है वहां पे बनते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके अलावा होते हैं आपके न्यूक्लियोलस। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं पर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा होता है, वहां पे उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। अगर बहुत सारे हैं तो बोल दिया जाता है न्यूक्लियोलाई। और बाकी जो भी स्पेस होता है जहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर वगैरह आपके रहते हैं, वो जो पूरा स्पेस होता है, जैसे सेल के अंदर पूरा स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर जो पूरा स्पेस होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर आप उसको बोल सकते हो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, भी एक ही बात है। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब आगे देखिए इन्होंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवेल्ड that the nuclear envelope which consists of two parallel membrane with a space between them called the perinuclear space. ओके, तो पहले ये माना जाता था, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आता तब तक यही माना जाता था कि जो न्यूक्लियर होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दोबारा देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होती है उसके बाहर टू मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी तक डबल मेम्ब्रेन के कितने स्ट्रक्चर आ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, कि वहां पे जो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो आपकी न्यूक्लियस होती है वो भी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन। अब जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि हो सकता है आपका 10 से लेकर 50 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर जो स्पेस है वो हो सकता है। ओके, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस हो सकता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 10 भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50 नैनोमीटर तक जो स्पेस हो सकता है। ओके, अब ये क्या बनाता है, देखिए, forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. अब जो ये पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ओके, तो ये स्पेस से क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म का मटेरियल वो अलग रह जाता है और जो न्यूक्लियर में का मटेरियल अलग हो जाता है। तो इनके बीच में एक बैरियर बनाने का काम कौन करता है, आपका पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो ये वर्क करता है उनके बीच में बैरियर बनाने का। द आउटर मेम्ब्रेन usually remain continue with the endoplasmic reticulum and also be a ribosome on it. तो ये देखिए, जब हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करवाया था तो वहां पे जब हमने डायग्राम बनाया था तो वहां पे हमने बताया भी था कि वहां पे न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन ही जो है वो एक्सटेंड होके बनाती है, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम लग जाते हैं, तो उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू हो जाती है और क्या बना लेती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेती है। क्योंकि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम है तो उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जब हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, आप वो देख सकते हो, आई बटन में आपको लेक्चर मिल जाएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला। ओके, आगे इन्होंने क्या लिखा, देखिए, एट ए नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवलप
इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। तो मैंने बताया था कि वहां पे न्यूक्लियर पोर होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे, जहां पर जो आपका न्यूक्लियर एनवलप है यानी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरप्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर पोर है वो कैसे बनते हैं, जहां पे आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये जैसे आउटर और इनर मेम्ब्रेन आ रही है यहाँ पे फ्यूज कर गई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका न्यूक्लियर पोर बन जाएगा, माइन्यूट पोर बन जाएगा। ओके, अब ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं, तो ये हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो होते क्यों हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आरएनए होता है, जो आपका राइबो और न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए, और आपके जो प्रोटीन होते हैं वो मॉलिक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के अंदर अंदर बाहर जो होंगे, जो उनकी एंट्री होगी वो केवल न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही हो सकती है। जो आरएनए जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है उनको जो है वो डायरेक्टली पास नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पे जो स्पेस होता है, जो आरएनए होता है वो केवल और केवल उसी स्पेस के थ्रू जो है वो अंदर बाहर आ सकता है। इसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो वो भी न्यूक्लियर पोर के थ्रू आ सकते हैं अंदर से बाहर। ओके, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ज्यादातर जो है वो हमें केवल और केवल एक न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर केवल और केवल एक न्यूक्लियस देखने को मिलती है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा जो है न्यूक्लियस कम या ज्यादा भी हो सकती है, बट ज्यादातर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमें वन सेल के अंदर वन न्यूक्लियस देखने को मिल जाती है। ओके, आगे इन्होंने कहा है, कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बता सकते हो जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस उस सेल के अंदर रहती हो। तो सिंपल देखिए, हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर भी पढ़े हुए हैं, जैसे आपने सिनसाइटियम कंडीशन कहाँ पे पढ़ी हुई होगी, फंजाई के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो, डाइकैरियोटिक फेज रहती है कुछ टाइम के अंदर, दो न्यूक्लियस रहती है एक सेल के अंदर कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो आपकी लेयर होती है, टेपेटम लेयर जो होती है, वहां पर भी जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वहां पे भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा है जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट के अंदर, वो भी सिनसाइटियम कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि जो रेट होता है, जो चूहा होता है, उसका जो लीवर सेल्स होते हैं वहां पे भी ईच सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई जो वो प्रेजेंट हो सकती है। तो ये आपके काफी एग्जाम्पल यहाँ से हो सकते हैं। अगर सम मेच्योर सेल इवन लेक न्यूक्लियस, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकती है तो कुछ ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं जहां पर लेस देन वन न्यूक्लियस, यानी वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगी, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगी ही नहीं। एग्जांपल दिया है, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीवी ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। तो आपको पता होना चाहिए जो मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, तो जो मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन के अंदर या फिर ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपको न्यूक्लियस नहीं मिलती है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं वो, उनके अंदर आपको न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो सीवी ट्यूब सेल्स होते हैं, ओके, उनके अंदर भी हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो सीवी ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होती है। ओके, ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सीवी ट्यूब सेल्स होते हैं वहां पे भी न्यूक्लियस नहीं होती है, जो मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वहां पर भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलती है। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? यस। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं है तो बाकी जो अदर कंडीशंस है, जो अदर रिएक्शंस वगैरह हो सकती है जो लिविंग रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस होगी तभी वो लिविंग रहेगा, जी नहीं। साइटोप्लाज्मा में हमने पढ़ा था ना, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मा में उसमें और ज्यादा जो है वो एक्टिविटीज होती रहती है, केमिकल रिएक्शन होती रहती है, उसकी वजह से सेल जो वो लिविंग रहता है, न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल जो वो डेड हो जाएगा। हम पढ़ते भी है कि आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज होती है, 120 दिन होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। ओके, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं न्यूक्लियोलस, वो काफी इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो हमने बात की थी न्यूक्लियर मैट्रिक्स, आप उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हो, एक ही बात है। उसके अंदर होते हैं आपके न्यूक्लियोलस, और बहुत सारे होते हैं तो हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलाई। इसके अलावा होते हैं क्रोमेटिन फाइबर।
पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, फिर क्रोमेटिन फाइबर की। तो न्यूक्लियोलस के बारे में देख लेते हैं। द न्यूक्लियोलाई, मतलब प्लूरल होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, अगर न्यूक्लियोलस तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं। जैसे आपकी बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वो कैसी होती है, स्पेरिकल। तो उसी तरह जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो भी कैसा होता है, बिल्कुल स्पेरिकल होता है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो हमें देखने को मिल जाता है। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। जैसे राइबोसोम के बाहर जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वैसे ही न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, उसके बाहर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियोलस जो है वो नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके बाहर कोई भी हमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। जो न्यूक्लियोलस के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो शेयर होता रहता है डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में। तो इसीलिए लिखा है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो भी कंटेंट न्यूक्लियोलस के अंदर है वो डायरेक्टली शेयर होता रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिससे आपका 12 में 19 में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहां पर जो मेन आपका आरएनए सिंथेसिस होता है, जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस जो चलता है वो किसके अंदर चलता है, न्यूक्लियोलस के अंदर आपका चलता है। ओके, तो यहां पर देखिए जो आपके आरएनए हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए का क्या होता है, राइबोसोमल। जैसे एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। तो इसी तरह जो आरआरएनए, मतलब आप इसको ये बोल सकते हो राइबोसोमल आपका कौन सा आरएनए है, आरआरएनए है। आर का मतलब क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए जो मेनली सिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं। और मैंने बताया था क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल जो वो न्यूक्लियर पोर के बाहर जाएंगे, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हुए ही बाहर जाएंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको जो वो डायरेक्टली जो पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएनए बन रहा है, इसीलिए वहां पे न्यूक्लियर पोर है। अगर लिखा है लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनके अंदर हमें ज्यादा न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेंगे, यानी उनके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा मोर नंबर न्यूक्लियोलस मिलेंगे। जो जितना ज्यादा प्रोटीन बनाएगा जो सेल, उसके अंदर हम उतने ही न्यूक्लियस के अंदर उतने ही ज्यादा न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे। ओके, ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। तो यहां से जो आपके आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले AIPMT 2012 में आया हुआ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, यानी जो आपका राइबोसोमल आरएनए वो एक्टिवली सिंथेसाइज्ड कहां पर होता है। ऑप्शन दिए गए लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर राइबोसोम। तो यहां पर देखिए आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए अभी पढ़ा है, ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, नॉट अ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा क्या, न्यूक्लियोलस। ओके, तो यहां से हमारा यहां आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। ये है आपका नीट 2018 का क्वेश्चन। यहां पे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है न्यूक्लियोलस के लिए। ऑप्शन ए दिए गए, इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, एंड ऑप्शन डी है, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखिए बिल्कुल उल्टा, जो 2018 में जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया, जो आंसर है उसको क्वेश्चन बना दिया। ओके, तो ट्रू पूछा तो ऑप्शन डी में देखिए, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर हमें एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस देखने को मिल जाता है। ओके, अब यहां से एक और क्वेश्चन आया हुआ इसी लाइन से, नीट 2019 जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था वहां पर। यहां पे क्वेश्चन देखिए, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो यानी इन्होंने डायरेक्टली न्यूक्लियोलस नहीं बोला है, डायरेक्टली न्यूक्लियोलस नहीं बोला है, इन्होंने बोला है नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस है इन द न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। वहां पर वो कौन सी चीज है जो कि एक्टिवली सिंथेसाइज होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए।
तो हमने देखा था एक्टिवली सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस यानी आरआरएनए। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा आरआरएनए। अब देखिए यहां पर एक ही लाइन से कितनी बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हर बार चेंज हुई है, कभी जो आंसर है उसको क्वेश्चन बनाया गया है, कहीं उसको और ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। बट इसीलिए मैं बोलता हूं टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अगर वो टॉपिक आ गया तो उससे अलग अलग जो क्वेश्चन आएंगे वो हमसे आसानी से हो जाते हैं। तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो पोर्शन है क्रोमेटिन के बारे में। तो यहां तक जो न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस, उसको हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जो क्रोमेटिन फाइबर है जिससे क्रोमोसोम वगैरह बनेंगे उसके बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस एज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो यहां पर सिंपल सा था कि जब इंटरफेस स्टेज होती है तो वहां पर जो मटेरियल होता है बहुत सारा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं क्रोमेटिन। वो कैसे होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोला जाता है क्या, क्रोमेटिन। इनका पूरा एक नेटवर्क जो होता है वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ होता है। बट जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है, जैसे ही आपकी चाहे माइटोसिस चाहे म्यूसिस होने लगती है, तो वहां पे जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है तो क्या होता है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। अभी ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है कि न्यूक्लियस की जगह हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हम सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोफेज पढ़ते हैं। प्रोफेज सबसे पहली स्टेज होती है, वहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो वो सारे स्ट्रक्चर मेनली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होके बना लेते हैं क्रोमोसोम। तो मेटाफेज के अंदर हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये भी हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे आगे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर। तो अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये एक्चुअल में अलग अलग चैप्टर का लिंक करके हमें बता रहा है। देखिए अलग अलग चैप्टर में क्या हमें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर में कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में। यहीं पर हम एनसीईआरटी पढ़ते वक्त जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी बहुत आसान है, हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल 4 पेज 5 पेज में तो चैप्टर खत्म हो जाता है। बट आप ये सोचिए कि 2020 में सारे क्वेश्चन जो वो एनसीईआरटी से आए, बट क्या सबके सभी सही हो गए, नहीं हुए। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें ये लिंक साथ में, इसीलिए मैं बताता रहता हूं ताकि आप भी जो वो लिंक कर पाओ अपने कि हाँ वो चैप्टर अगर पढ़ा हुआ तो भी, नहीं पढ़ेंगे आगे तब भी। तो लिखा हुआ है देखिए, शेल दो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन के पास होते हैं डीएनए। तो जो आपका डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, वो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उन्हीं पे होता है क्या, आपका डीएनए। अब इसके पास, इसके अलावा यहाँ पे होते हैं कुछ बेसिक प्रोटीन, एसिडिक नहीं, बेसिक प्रोटीन, क्योंकि डीएनए जो है वो आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। बट इसके पास कुछ और, उसी को न्यूट्रल करने के लिए कुछ और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। और उन प्रोटीन को क्या बोला जाता है, हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। अभी जो इस पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th एनसीईआरटी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के अंदर वापिस पढ़ेंगे। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो वापिस वहां पर आएगा कि कैसे होता है ये सब कुछ, कैसे जो क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो जो आपका हिस्टोन प्रोटीन के बाहर कैसे जो स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बीड्स ऑन स्ट्रिंग होते हैं, कैसे जाके क्रोमोसोम बनता है, कॉम्पैक्ट होता है। ओके, तो ये चीजें वहां से लिंक है, ये भी अच्छे से याद रख लेना। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। तो अब आप देखिए यहां पर क्या क्या होता है, क्रोमेटिन के पास डीएनए, ओके, बेसिक प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम हिस्टोन, ओके, कुछ अलग प्रोटीन जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ओके, इसके अलावा आरएनए। ये सभी चीजें जो वो क्रोमेटिन फाइबर के पास होती है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन के पास जो डीएनए की टोटल लेंथ होती है, ओके, तो लिखा है ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए।
यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। ओके, वहां पर हम पढ़ेंगे किससे, जो चैप्टर हमने अभी बात की थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का फर्स्ट पैराग्राफ से नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ऐसे ही दिए थे 2 मीटर, 2.2, 2.7 ऐसे करके जो वो दिए हुए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्चुअल 2.2 मीटर इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है अप्रोक्सीमेटली, जो कि टोटल जो डीएनए है वो 46 क्रोमोसोम बनाता है। कितने क्रोमोसोम बनाता है वो, टोटल 46। बट ये जो 46 होते हैं वो पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब है 2 2 2 ऐसे हो जाएंगे। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, यानी टोटल पेयर कितने होंगे, 23 पेयर हमें देखने को मिल जाता है। पेयर में होते हैं इसीलिए हम इनको बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अगर पेयर नहीं है, सिंगल सिंगल है, तो उसको बोला जाता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास क्योंकि ये पेयर के अंदर है, टोटल 23 है, हर एक पेयर 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 है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है क्या, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन इसीलिए डिप्लॉइड होते हैं। अब इन्होंने लिख भी दिया, यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन द क्लास 12 चैप्टर 7 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पर हम इसको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओके, बट यहां पर एक पॉइंट आया है, इसको भी मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके, जिसमें से 23 पेयर होते हैं। अब ये तो सभी ने पढ़ा हुआ है कि 23 में से एक पेयर जो होता है, चाहे वो एक्स एक्स हो सकता है, चाहे वो एक्स वाई हो सकता है, ये जो है वो डिसाइड करता है सेक्स। ओके, ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में ये डिसाइड करता है सेक्स, कि या वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो 23rd पेयर होता है ना, इसको बोला जाता है एलोसोमी, इसको बोला जाता है एलोसोम क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनको बोला जाता है एलोसोम। ओके, इनको छोड़कर बाकी जो 22 पेयर होते हैं जो कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं ह्यूमन के अंदर, उनको बोला जाता है ऑटोसोमी। ओके, तो ऑटोसोम और एलोसोम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एलोसोम जो कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ऑटोसोम जो कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी यहां से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, क्रोमोसोम भी जो है वो आगे फर्दर डिवाइड हुआ है, और उस क्रोमोसोम के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। तो क्रोमोसोम हमें केवल और केवल डिवाइडिंग सेल में, और बहुत अच्छे से अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मेटाफेज स्टेज के अंदर हम पढ़ेंगे। सेल साइकिल, सेल डिवीजन की सबसे अच्छी मॉर्फोलॉजी अगर स्टडी करनी है तो मेटाफेज के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि फुल्ली कंडेंस्ड वो हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला ओनली इन डिवाइडिंग सेल। तो विजिबल जो क्रोमोसोम कब होगा, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। मेटाफेज स्टेज के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर और द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर बोल सकते हो या फिर सेंट्रोमियर बोल सकते हो। ऑन द साइड ऑफ विच डिश शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस ये जो डायग्राम दिया हुआ है देखिए, क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, इसको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो आपको दो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे चल रहा है, सेकंड ऐसे चल रहा है। ये जहां से अटैच हुए हैं, बिल्कुल जहां से ये दोनों अटैच हुए हैं, ये है आपका सेंट्रोमियर। ओके, इसको आप ऐसे समझिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में बनाऊं तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे चल रहा है, ओके, और एक ऐसे चल रहा है। ये जो एक लाइन ऐसे वाली है इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड। तो यहाँ पे ये वाली जो है ये क्रोमेटिड हो गई। ओके, तो ये जहां पे दोनों क्रोमेटिड बिल्कुल मिल रही है इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या बोल सकते हो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, अब ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर या फिर आपका जो सेंट्रोमियर होता है, इसके दोनों साइड में जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर। अब डायग्राम में देखिए ग्रीन कलर में दिखाया गया ना, ये क्या आपके काइनेटोकोर। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा ना, तो जो सेंट्रियोल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वहां से स्पिंडल फाइबर आएंगे, और जो स्पिंडल फाइबर जिससे अटैच होते हैं वो काइनेटोकोर होता है। तो यहाँ पे दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर आएंगे, उसको अलग अलग करने के लिए, जो क्रोमेटिड होती है उनको अलग अलग करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका सेंट्रोमियर होता है, इसके दोनों साइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर, और वहां से क्या अटैच होते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर जो वो अटैच होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो ओके, आगे लिखा देखो, सेंट्रोमियर होल्ड द टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था ना, इनको क्रोमेटिड बोला जाता है। तो एक क्रोमेटिड और दो क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड को हेल्ड करता है, चिपका के रखता है एक दूसरे के पास, जहां पे रहेगी वो दोनों मिलेगी, उसी को बोला जाता है क्या, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे इसीलिए डाल दिया इनको क्या, सेंट्रोमियर, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर, भी एक ही बात है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर कहां पर है, क्या पोजिशन है,
उसके हिसाब से क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया। देखिए, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स कौन कौन से डायग्राम से समझ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे पास है 4 टाइप के क्रोमोसोम। तो यहां पर देखिए, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये सेंट्रोमियर, बाकी जो पिंक कलर का है वो क्या आपका यहाँ पर पूरा जो क्रोमेटिड है वो दिखाई गई है, तो 2 क्रोमेटिड यहाँ पर है। ओके, अगर सेंट्रोमियर आपका बिल्कुल सेंटर पे है, मतलब अगर आप इधर से नाप लीजिए, इधर भी आपको 2 सेंटीमीटर मिल जाए, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 2 नैनोमीटर बोल लीजिए आप चाहे, और इधर भी आपको जो वो 2 नैनोमीटर ऐसे देखने को मिल जाए, तो मतलब बराबर है, इक्वल लेंथ, और बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें सेंट्रोमियर मिल जाए, उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। उस क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? मेटासेंट्रिक बोला जाता है। जब ये सेल डिवाइड हो रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो यहां पर जो शेप हमें दिखाई देती है वो वी शेप दिखाई देती है। हम इसको बोलते हैं कि अगर वी शेप का क्रोमोसोम आपसे पूछ ले तो वो होता है आपका मेटासेंट्रिक। अब आप कहोगे ये तो कहीं से वी शेप का नहीं, एक्चुअल में ये देखिए ऐसे देखे तो वी ऐसे, और अगर इसकी मिरर इमेज देखे तो ऐसे वी, तो इसको वी शेप भी बोला जाता है। जब ये डिवाइड हो रहा होता है तब ये वी शेप का दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको क्रोमोसोम को वी शेप भी बोला जाता है। किसको? मेटासेंट्रिक को। ओके, अब सेकंड क्रोमोसोम आते हैं जहां पे आपका सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली थोड़ा सा सेंटर से आगे पीछे है। मान लीजिए अभी तक हमने यहाँ पे 2 लिया था, 2 नैनोमीटर। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लेंथ है वो 2.2 आ जाती है, और ये वाली जो लेंथ है वो मान लीजिए 1.8 आ जाती है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 0.2 का ही डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आगे पीछे होता है उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। बिल्कुल सेंटर में तो मेटा सेंट्रिक, थोड़ा सा आगे पीछे तो सब मेटा सेंट्रिक। अब ऐसा होने पर क्या होता है, आपकी 2 आर्म बन जाती है। ये वाली जो छोटी है जो 1.8 वाली उसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, और जो ये वाली है बड़ी वाली जो इसको बोल देते हैं लॉन्ग आर्म। ओके, अब ये एक्चुअली मैंने आपको डिस्टेंस जो बता रहा हूँ 2 नैनोमीटर या 1.8, ये मैं आपको एज ए रेफरेंस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में इतनी होती है, ये मत लिखा ना कि इसकी एक्चुअल लेंथ इतनी होती है, मैं आपको एक रेफरेंस के लिए इजी समझ में आ जाए उसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो होती है वो शॉर्ट आर्म थोड़ी सी छोटी रह गई, और जो वापिस होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म। इनको एक और नाम दिया जाता है, शॉर्ट आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म। पी का मतलब होता है पेटाइट, पेटाइट का मतलब शॉर्ट, तो जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम एक नाम और दे सकते हैं, पी आर्म भी हम उसको बोल सकते हैं। जो आपका लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्याऊ आर्म भी बोल सकते हैं, क्याऊ फॉर क्वीन, जो क्वीन क्याऊ, तो वो क्याऊ आर्म भी इसको बोल सकते हैं। ओके, जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम बोल सकते हैं क्याऊ आर्म, जो शॉर्ट आर्म होती है उसको पी आर्म भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी बात कर लेते हैं, यहां पर हमारा हो चुका है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब हम बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक के बारे में। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो और ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो एक जो आपकी क्रोमेटिड की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी तक 4 था, तो ये जो है हमारी लेंथ है ये मान लेते हैं 1 नैनोमीटर, और ये कितनी हो गई? 3 नैनोमीटर हो गई। तो अब देखिए एक तो बहुत ही छोटी रह गई, ओके, एक आर्म तो बहुत ही शॉर्ट आर्म रह गई, बहुत ज्यादा शॉर्ट रह गई, और इस सेकंड जो वो काफी लॉन्ग आर्म हो गई। तो ऐसा जो क्रोमोसोम होता है उसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है। ओके, इसकी देखिए वी शेप बताई थी ना, इसकी और बता देते हैं। सब मेटासेंट्रिक को आप एल शेप भी बोल सकते हो, जब ये डिवाइड हो रहा था तो एल बनाता है, तो इसको आप एल शेप्ड भी बोल सकते हो, और आप इसको जे शेप्ड भी बोल सकते हो। दोनों नाम दे सकते हो आप इसको, किसको? सब मेटासेंट्रिक को। सब मेटासेंट्रिक को एल भी बोल सकते हो, एल शेप, और जे शेप भी बोल सकते हो। मेटासेंट्रिक को जो वी शेप बोल सकते हो। ओके, अब यहां पर ये हम किसकी बात कर रहे थे? एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक जो आर्म होती है वो काफी शॉर्ट हो जाती है, सेकंड जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है काफी। ओके, अब हमारा आता है टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे। यहाँ पे छोटे छोटे दिखाएं बट ऐसा भी नहीं होता है एक्चुअल में, ये अगर सही से दिखाएं तो कुछ ऐसा, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे, अगर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आपका सेंट्रोमियर अटैच हो जाए, ओके, क्रोमेटिड की बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे अगर आपका सेंट्रोमियर अटैच हो जाए तो उसको बोला जाता है टीलोसेंट्रिक। उसको क्या बोला जाता है? टीलोसेंट्रिक बोला जाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, जो 4 क्रोमोसोम की बात कर रहे थे यही देख लीजिए। सबसे पहले मेटासेंट्रिक, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। बिल्कुल इक्वल आर्म्स यहाँ पर बनती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब मेटासेंट्रिक। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। बिल्कुल मामूली सा स्लाइटली जो है वो चेंज होता है, तो इसीलिए हमने स्लाइटली चेंज किया था, 1.8 और 2.2 रखा था, मतलब मामूली सा जो वो चेंज होता है, थोड़ा सा सेंट्रोमियर अगर ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। इसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बन जाती है और एक लॉन्ग आर्म। शॉर्ट को पी आर्म, लॉन्ग को क्यू आर्म। ओके, आगे लिखा है इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक। अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो तो वहां पे क्या होता है, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग द एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। अभी ये डिस्कस करेंगे, नीट 2015 में इसी लाइन से आया हुआ क्वेश्चन। तो यहां पर होता क्या है, ये काफी जो है वो सेंट्रोमियर काफी और ज्यादा जो है वो सेंटर से अवे चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो काफी शॉर्ट आर्म बन जाती है और एक बहुत ज्यादा लॉन्ग आर्म बन जाती है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन नहीं है, तो उस क्रोमोसोम को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। ओके, वेयर इज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है, बिल्कुल टर्मिनल अगर पोजीशन बोल दे तो उसको टीलोसेंट्रिक। टी से टर्मिनल आप ऐसे याद रख सकते हो, टर्मिनल। ओके, मेटा मतलब सेंटर, तो सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा सेंटर से है तो सब मेटासेंट्रिक, और कहीं है तो एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल टर्मिनल पे है तो टीलोसेंट्रिक। आप ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे। इनको क्वेश्चन को डिस्कस करने के अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। अब ये क्रोमोसोम के नाम भी अलग अलग होते हैं, इनके पॉइंट वगैरह कुछ अलग अलग होते हैं। सबसे बात कर लेते हैं पॉलीटीन, किसके बारे में, POLYTENE, पॉलीटीन। पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं कुछ। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहां पर मिलते हैं, जो कि आपके इंसेक्ट होते हैं ना, जो इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पर कुछ क्रोमोसोम मिलते हैं, उनको बोला जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। उन क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो कि इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मिलते हैं। ओके, इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट भी बात कर लेते हैं। एक और बात कर लेते हैं, वो है हमारा लैम्ब्रस, LAMBRUSH। राइटिंग इतनी साफ नहीं है तो थोड़ा इग्नोर की, नाम समझ आना चाहिए, लैम्ब्रस। ये क्या होता है, जो कि आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी ऊसाइड जो होती है ना, ऊसाइड नहीं समझ आता, जो फीमेल गेमेट वगैरह में ऊसाइड बनता है, तो वहां पर जो ऊसाइड्स होते हैं ना, वहां पर जो क्रोमोसोम हमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखने को मिल जाते हैं, और ये बाईवैलेंट स्टेज पर रहते हैं। जब हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। ओके, वहां पर हम उस साइड के अंदर देखेंगे बाईवैलेंट क्रोमोसोम काफी टाइम तक रह जाता है, तो यहां पर जो उनको बोला जाता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। उन क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जो कि वर्टिब्रेट्स के ऊसाइड वगैरह में हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी क्रोमोसोम के बारे में। अब हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है उसको तो सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ, अगर इस एक नहीं दो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब एक ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर जिसको सेंट्रोमियर बोल जाते हैं, इस जैसा सेम अगर हमें और कहीं दिखाई दे जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। ये प्राइमरी होता है, उसको हम सेंट्रोमियर, और यहाँ पर अगर कुछ और हमें दिखाई दे जाए, इसके अलावा अगर और दिखाई दे जाए तो उसको बोल देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर भी बोल देते हैं। ओके, और ये सेटेलाइट क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम, okay, sometimes a few chromosome have non-staining secondary constrictor at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. काफी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 2 लाइनें लिखी है, बट मैं आपको इसका लिंक बता देता हूं, वहां पर हम पढ़ेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर। वापिस वहीं चली जाइए, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो होता क्या, देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर जो होते हैं वो नॉन स्टेनिंग होते हैं। जब हम डीएनए वगैरह को जो है वो कर रहे होंगे, स्टेन कर रहे होंगे, तो वहां पे ऐसी जगह होगी जहां पे वो स्टेन नहीं होगा, तो उसको बोल दिया जाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर। ये कांस्टेंट लोकेशन पे होते हैं, कुछ कुछ जगह छोड़कर जो आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर देखने को मिल जाते हैं डीएनए के अंदर। ओके, तो उसकी वजह से जो हम फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं, तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आएगा। वहां पे हम सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो अपीयरेंस होता है इसको बोल देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऐसा लगता है
कि जब हम डाई करके छोड़ते हैं तो हमें लगता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट है जहाँ पे वो डाई आ रही है बाकी नहीं आ रही है, तो ऐसा लगता है कि वो डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट चुका है, बट वो कटता नहीं है एक्चुअली, बस हमें अपीयरेंस आती रहती है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है यहाँ पे। ओके, और इसको हम बोल देते हैं सैटेलाइट। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे तो दोबारा से आएगा, तो इस चीज चैप्टर को याद रखना क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा, लास्ट का जो हमारा लेक्चर है इसको प्लीज एक बार फिर देख लेना जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा लेक्चर होगा तब। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में, फिर हम बात करेंगे माइक्रो बॉडीज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अभी बात की थी कि आपका AIPMT 2015 यानी नीट 2015 में आया क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, और मतलब सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम के अंदर वो सिचुएटेड है वन एंड के क्लोज में, टर्मिनल पोजीशन नहीं बोला है, ना ही सेंटर से इधर उधर बोला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन दिए गए टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। तो थोड़ा सा जो है वो एंड के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल टर्मिनल होता तो टीलो हो जाता, बिल्कुल सेंटर में तो मेटा, थोड़ा सा अवे होता तो सबमेटा, बट इन्होंने बोला है कि क्लोज टू वन एंड के पास में, तो एक्रोसेंट्रिक हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2018 का, ये रहा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इन्होंने इनकरेक्ट मैच बोला है। तो ऑप्शन ए दिएगा सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एल शेप क्रोमोसोम, एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, डिप्लोटिन, बाइवेलेंट, और ऑप्शन डी है पोलिटीन क्रोमोसोम, oocyte ऑफ एम्फीबियन। ओके, तो यहाँ पर सिंपल देखिए, सब मेटासेंट्रिक मैंने आपको बताया था एल शेप्ड होता है, मेटासेंट्रिक जो होता है वो वी शेप्ड होता है, एलोसोम मैंने आपको बताया था सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उनको एलोसोम बोला जाता है, जो सेक्स नहीं होते उनको ऑटोसोम बोला जाता है, लैम्ब्रस मैंने आपको बता दिया था कि वो oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, और डिप्लोटिन क्रोमोसोम होते हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम भी मैंने आपको बता दिया था कि पोलिटीन जो होते हैं वो सिलाइवरी ग्लैंड्स जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर मिलते हैं, नोट है oocyte के अंदर, तो आपको कौन से मिलेंगे, लैम्ब्रस, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर जो इनकरेक्ट मैच है वो ऑप्शन डी, तो पोलिटीन क्रोमोसोम के अंदर जो oocyte है उसकी जगह आना था सिलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट, तब ये सही होता। बट पोलिटीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप याद रखना, पोलिटीन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ओके, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा गया था, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो शॉर्टर और जो आपकी लॉन्गर आर्म होती है उन क्रोमोसोम के अंदर सब मेटासेंट्रिक, उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिए गए पी आर्म, क्यू आर्म, ऑप्शन बी दिया क्यू एंड पी आर्म, एम आर्म एंड एन आर्म, एस एंड आई आर्म। ओके, अब देखिए सिंपल सा, ऐसे एल लिखा हुआ है यहाँ पे, एस का मतलब शॉर्टर, एल का लॉन्गर, ऐसे करके जो आंसर लगा के आ जाएंगे, ऑप्शन डी फिर कहेंगे ये क्या हो गया, ये ऐसा तो कुछ होना। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो शॉर्टर होता है वो पी पेटाइट, पेटाइट का मतलब होता है शॉर्टर, तो पी आर्म जो होगी वो शॉर्टर होगी, क्यू जो होगी वो लॉन्गर आर्म होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में, लास्ट हमारा ऑप्शन रह जाता है माइक्रो बॉडीज। ओके, many membrane bound minute vesicle called microbodies that contain various enzyme are present in both plants and animal cell। तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रोबॉडीज होती है, ओके, वो क्या होती है एक्चुअल में, मेम्ब्रेन की एक वेसिकल होती है, जैसे लाइसोसोम मेम्ब्रेन के बारे से वेसिकल स्ट्रक्चर है ना, वैसे कुछ वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मिलती है, मेम्ब्रेन वहाँ पे होती है, और उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रोबॉडीज। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।